क्या वजह है कि हमेशा सेंटर के तजुर्बात का नुकसान पेरीफेरी को ही अदा करना पड़े? अगर हम 9/11 के आफ्टर इफेक्ट्स की बात करें तो उसके लिए 9/11 को जानना बहुत ज़रूरी है। 11 सितंबर का दिन है, यानी आज का दिन है, और 2001 की बात है कि जब 15 से 16 जो हाईजैकर्स हैं वो अमेरिका के 4 पैसेंजर प्लेन्स को हाईजैक करते हैं। उसमें 2 जो पैसेंजर प्लेन्स हैं वो जाके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे स्ट्राइक करते हैं, और उस स्ट्राइक के बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो बिल्डिंग है वो मुकम्मल तौर पे डिमोलिश हो जाती है और कोलैप्स कर जाती है। उसके बाद जो तीसरा प्लेन था वो जाके पेंटागन को स्ट्राइक करता है, और उसके बाद जो फोर्थ प्लेन था वो जाके एक फील्ड के अंदर स्ट्राइक कर देता है। अब उसकी जो डायरेक्शन थी वो अमेरिकन कैपिटल वाशिंगटन डीसी की तरफ सेट की गई थी, लेकिन वो सही से रीच नहीं कर पाई। तो उसके बाद अमेरिका जो है वो 2977 जो कैजुअलिटीज फेस करता है, यानी 2977 मौत वाक़या हो जाती है इस पूरे अटैक के अंदर। और इस टेररिस्ट अटैक के बाद अमेरिका की जड़ें जो है वो हिल जाती है, क्योंकि अमेरिका का जो इतना हाई अलर्ट सिक्योरिटी सिस्टम था उसके अंदर एक फ्लॉ देखा गया था कि एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक हो गया था उनके ऊपर। अब उसके बाद जॉर्ज डब्ल्यू बुश की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने इस टेररिस्ट अटैक की जो जिम्मेदारी है वो अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेट करने वाली एक तंजीम अलकायदा और उसके लीडर उसामा बिन लादेन पे डाल दी। अब ये जब जिम्मेदारी उनके ऊपर डाल दी गई तो उसके पीछे वजह क्या थी? उसके पीछे वजह ये थी कि उसामा बिन लादेन जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ टेप रिकॉर्डिंग्स के अंदर वो अमेरिका को थ्रेटन कर चुके थे, उनको धमकियां दे चुके थे। सो इस पे एक ग्लोबल न्यूज़पेपर भी है, द गार्डियन, उसने एक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट के अंदर उसने जितनी भी टेप रिकॉर्डिंग्स थी, जितने भी इंटरव्यूज थे और जितने भी रिकॉर्ड्स थे उसामा बिन लादेन के मतलब जहाँ पे वो अमेरिका को धमकियां देते दिखाई देते हैं, उसने एक पूरी रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट के अंदर एक जगह भी दिखाई दिया कि 24 जनवरी 2010 की बात है कि अमेरिका के अंदर क्रिसमस डे मनाया जा रहा था। सो इस क्रिसमस डे के दिन उमर फारूक जो अलकायदा के एक मेंबर थे वो एक प्लेन के जरिए बॉम्बिंग अटैक करते हैं। तो इस अटैक के बाद उसामा बिन लादेन जो है वो एक एड्रेस करते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा को। उसमें वो कहते हैं कि द मैसेज डिलीवर्ड टू यू थ्रू द प्लेन ऑफ हीरोइक वॉरियर उमर फारूक वाज द कंफर्मेशन ऑफ द प्रीवियस मैसेज सेंट बाय द हीरोज ऑफ द सितंबर 11। यानी कि जो मैसेज हमने आपको उमर फारूक के जरिए भेजा है ये 11 सितंबर के जो हीरोज हमारे आए थे उसकी कंफर्मेशन है। उसके बाद वो कहते हैं कि अमेरिका विल नेवर ड्रीम ऑफ सिक्योरिटी अनलेस वी विल हैव इट इन रियलिटी इन पैलेस्टाइन। गॉड विलिंग आवर रेड्स ऑन यू विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज योर सपोर्ट टू द इसराइलीज विल कंटिन्यू। यानी कि तब तक हमारी रेड्स आप पे कंटिन्यू रहेंगी, जारी रहेंगी, जब तक आप इसराइल को पैलेस्टाइन के अंदर सपोर्ट करते रहेंगे। सो ये हमारी बहस नहीं है, ये एक हिस्टोरिकल रैकेट है जो आपको बताना ज़रूरी था। हमारी बहस ये है कि जब अमेरिका वार ऑन टेरर अनाउंस करता है उस वार ऑन टेरर के अंदर मुख्तलिफ ममालिक जो हिस्सा लेते हैं, लेकिन हमारा एक हमसाया मुल्क जो है वो इंडिया अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के ज़रिए वो इससे इनकार कर देता है। और यहाँ पे पाकिस्तान जो है अपने पब्लिक प्रेशर में आके वो भी अनाउंस करता है कि वो भी वार ऑन टेरर का हिस्सा नहीं बनेगा, क्योंकि आवाम नहीं चाहती थी एक जंग के अंदर शामिल होना। सो जब हम अनाउंस कर चुके थे कि हम वार ऑन टेरर का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन उसके बाद हमें रिपोर्ट्स मिलती हैं कि मुशर्रफ जो है ऑफिशियली वार ऑन टेरर का हिस्सा बन जाते हैं। अब ये एक ही शख्स था जिसने डिसाइड कर लिया कि मैंने अपनी पूरी कौम को आग के अंदर धकेलना है। तारीख गवाह है कि जब भी हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी का कोई तजर्बा करना होता है तो हमारे पास जो जगह मौजूद होती है ना वह है नॉर्दर्न बेल्ट, फाटा का इलाका हमारे पास मौजूद होता है, वजीरिस्तान है, गिलगित बल्तिस्तान है, और जो बलोचिस्तान है उसकी सरहदी इलाके हैं। सो ये वो इलाके हैं जहाँ पे हम अपनी फॉरेन पॉलिसी का तजर्बा कर सकते हैं। यानी कि हम देख सकते हैं कि अगर हमारी फॉरेन पॉलिसी नाकाम भी हो जाती है तो जो नुकसान है वो तो नॉर्दर्न बेल्ट वाले फेस करेंगे ना, सेंटर को तो फेस नहीं करना पड़ेगा। यही हुआ कि 1980s के अंदर अफगान सोवियत जो वार थी उसके अंदर हमने अपनी फॉरेन पॉलिसी का तजर्बा किया, और उसका हथियार कौन बना? गरीब पश्तून अवाम नॉर्दर्न बेल्ट की। सारा का सारा मजहब हमने उनके गले से उतार दिया, उनके बच्चे के हाथ में हमने बंदूक पकड़ा दी और अपने बच्चे को हमने स्कूल भेज दिया। और उसके बाद हमने ये डिक्लेयर किया कि जितना भी पैन इस्लामिज्म है, जितना भी ग्लोबल रिलीजन है और जितना भी इस्लाम है, सबकी हिफाजत अब पश्तून करेगा। पश्तून के सर में हमने ठेका डाल दिया कि अब वो सारे मजहब की हिफाजत करेगा, सारा जहाद वो लड़ेगा। पंजाब को इसके अंदर इंटरवेन करने की और इसके अंदर शमूलियत हथियार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब ये अपना खून सारा बहाएगा। उसके बाद क्या होता है कि रियासत डॉलर हासिल करती है और खून किसका बहता है? पश्तून का। पश्तून माएँ जो हैं रात को सोती हैं और दिन को उनके दरवाजे पे उनको अपने बच्चों की लाशें मिलती हैं।
उनके छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो जहाद के अंदर शामिल हो जाते हैं। और जो जहाद क्या था, जहाद था एक झूठ, एक इस्लामाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था ना, जो हमारी रियासत ने रख लिया, उसमें झूठ और इल्यूजन के अलावा कुछ नहीं था। और उस झूठ का नुकसान किसको हुआ? नॉर्दर्न बेल्ट को हुआ, सरहदी इलाकों को हुआ। और उन्होंने एक खून की नदियां देखी, और उसका फ़ायदा किसका हुआ? फौज को हुआ, रियासत को हुआ। उन्होंने डॉलर गेन किए। हमने देखा कि इस्लामाइजेशन से हमें डॉलर्स मिल रहे हैं, तो हमने इस्लामाइजेशन कर दी, और उस इस्लामाइजेशन का जो ठेका है वो हमने नॉर्दर्न बेल्ट पे डाल दिया। अब उसके बाद क्या होता है कि जब अफगान रेफ्यूजीज पाकिस्तान के अंदर इंटर होते हैं तो वो भी नॉर्दर्न बेल्ट पे बैठ जाते हैं। और वो साथ क्या लेके आते हैं? हथियार लेके आते हैं, और उसके साथ साथ वो ड्रग्स लेके आते हैं। और उसका भी खुमियाजा किसको भुगतना पड़ा? वो भी नॉर्दर्न बेल्ट को भुगतना पड़ा। उसके बाद क्या होता है कि जब हमें इस्लामाइजेशन से डॉलर्स नहीं मिल रहे थे, तो वार ऑन टेरर के बाद मुशर्रफ साहब जो है इनलाइटेंड मॉडरेशन अनाउंस कर देते हैं कि अब इस्लामाइजेशन से हमें कुछ हासिल नहीं हो रहा, अब इनलाइटेंड मॉडरेशन से हमें डॉलर मिलेंगे। सो जब हम अनाउंस करते हैं कि हम वार ऑन टेरर का हिस्सा बन जाएंगे, और मुशर्रफ साहब जो हैं वो ऑफिशियली वार ऑन टेरर का हिस्सा बन जाते हैं, तो इस पे लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद अजीज की बुक के अंदर भी एक कोट मिलती है ना, जो उन्होंने लिखी, ये खामोशी कहाँ तक। उसमें वो कहते हैं कि जब ऑफिशियली मुशर्रफ साहब वार ऑन टेरर का हिस्सा नहीं बने थे, जब उन्होंने अनाउंस किया था कि हम वार ऑन टेरर का हिस्सा नहीं बनेंगे, सो एट दैट टाइम कोर कमांडर्स की मीटिंग के अंदर मैंने उनसे पूछा, मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली है, और उस इन्फॉर्मेशन के मुताबिक आपने जैकबाबाद का हवाई अड्डा अमेरिका के हवाले कर दिया है। सो वहाँ पे जो इलॉजिकल आर्गुमेंट मुशर्रफ साहब देते हैं वो ये था कि मैंने जो उनको हवाई अड्डा प्रोवाइड किया है, इट इज़ ऑन द बेस्ड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड, यानी कि मैंने इंसानी बुनियादों पे उनको हवाई अड्डा दिया है। सो ऐसा बंदा जो कि एक पूरे मुल्क पे, एक कौम पे बम गिराने जा रहे हैं, आप उसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे अड्डे प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरह के इलॉजिकल आर्गुमेंट है ये। सो जो मुशर्रफ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो ऑफिशियली वार ऑन टेरर का हिस्सा बन जाती है। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पैदाइश होती है टीटीपी की। जो यहाँ पे तालिबान मौजूद थे वो ग्रीवेंसेस फील करते हैं, वो कहते हैं कि यही पाकिस्तान जो हमसे जहाद लड़वा रहा था, जो हमें सपोर्ट कर रहा था, वही अब हमारे मुखालिफ हो गया है। तो यहाँ पे पैदाइश होती है टीटीपी की। और वो टीटीपी वो जुल्म करता है, किन पे करता है? नॉर्दर्न बेल्ट पे करता है। यही नॉर्दर्न बेल्ट, यही पश्तून अवाम जो पाकिस्तान की हिफाजत के ज़िम्मेदार थे, जो पाकिस्तान के जहादी थे, वही मौतें फेस करते हैं, वही लोग जो हैं बॉम्बिंग फेस करते हैं, उन्हीं पे अटैक किए जाते हैं, उन्हीं की गैदरिंग्स को बम बांध कर उड़ा दिया जाता है। और यही पूरे का पूरा नॉर्दर्न बेल्ट जो है ये खून की नदियां देखता है। अब उसके बाद क्या आता है कि पाकिस्तान की जो रियासत है ना, वो कहती है कि आप पैट्रियोटिज्म दिखाओ। ये पाकिस्तान की रियासत उनसे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा डिमांड करती है। एक माँ जो रात को सोती है और दिन को उसे उसके बेटों की लाशें मिलती हैं दरवाजे के ऊपर, या आपको कहते हैं ना कि आपके छत के पीछे बम गिरा दें और फिर आपसे कहें कि आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओ, फिर देखते हैं कि आप कैसे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। सो अब हम उनसे डिमांड करते हैं कि आप पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाओ, आप 14 अगस्त को बड़ी खुशी के साथ मनाओ, सेलिब्रेट करो। लेकिन वो सेलिब्रेट कैसे करेंगे? जब उन रात को सोते हैं और दिन को उनको लाशें मिलती हैं, तो वो सेलिब्रेट तो नहीं करेंगे, वो तो रजिस्ट ही करेंगे ना। उसके बाद वो बीवियां जिनके शौहरों को अबडक्ट कर लिया गया है, और वो बच्चे जिनके बाप उनको दिखाई नहीं देते, कईयों को गैदरिंग के अंदर उड़ा दिया गया है, उन पे बम अटैक कर दिए गए हैं, कईयों को अबडक्ट कर लिया गया है। तो आप उनसे पैट्रियोटिज्म डिमांड करते हो, और आप कहते हो वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएं। और वही लोग, यही पश्तून बच्चे जब पंजाब के अंदर अपना लिवलीहुड कमाने के लिए, अपनी रोजी कमाने के लिए आते हैं ना, जब ये रेडियां लगा के खड़े होते हैं, कोई लोग जुराबे बेच रहे होते हैं और कुछ लोग चने बेच रहे होते हैं, तो हमारी जो नजरें होती हैं वो उन पे ऐसे पड़ रही होती हैं, ऐसी खतरनाक निगाहों के साथ देखते हैं कि जैसे ये अभी अपनी जेब से बम निकालेगा और हम पे फेंक देगा और ये एक टेररिस्ट अटैक कर देगा। हम ही वो लोग थे जिन्होंने अपने डॉलर्स की खातिर, यानी ये रियासत, ये सेंटर, ये पंजाब का तबका, यही वो लोग थे जिन्होंने डॉलर्स की खातिर इन लोगों को टेररिस्ट बनाया, इनको जहादी बनाया। और जब इन ग्रीवेंसेस आई, इन पे अटैक्स आए, तो यही लोग वो
बदले में दहशतगर्द बन गए। तो ये सबसे बड़ा जुल्म हुआ पश्तून अवाम के साथ, नॉर्दर्न बेल्ट के साथ, सरहदी इलाकों के साथ, कि हमने अपने मकसद के लिए उनको इस्तेमाल किया, लेकिन वार ऑन टेरर के अंदर ये नहीं देखा कि जिन लोगों को हमने पाला था, जिन लोगों के साथ हम बैठ के जाके अब चाय पीते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं ना कि जब तालिबान की गवर्नमेंट आई है तो वो कहते हैं कि हाँ ये तो फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये हैं असल जहादी लोग, ये हैं असल आज़ादी के महवर। जब आप इस तरह की लॉजिकल आर्गूमेंट देते हैं और उसके बाद ख्वाजा आसफ भी कहते हैं कि ये हैं सही वाले फ्रीडम फाइटर्स जिन्होंने अपने आप के लिए लड़ाई की, भाई असल में आप ये आपकी रियासत के लिए खतरा है। आपकी नॉर्दर्न बेल्ट को, आपके सरहदी इलाकों को ये बम्बों से उड़ा रहे हैं और आप इनको फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं। आपको सख्त हाथों से इनके साथ निपटना पड़ेगा। जब बाजवा साहब और जनरल फैज़ हमीद साहब इनके साथ जाके चाय पीते हैं ना, उनके साथ बैठ के गप्पे लगाते हैं और कहते हैं कि गुड तालिबान बैड तालिबान का कंसेप्ट है, ये जो अफगान तालिबान है ये अच्छे तालिबान है और ये टीटीपी जो है ये बैड तालिबान है, तो आप इस कंसेप्ट को प्लीज़ डिस्ट्रॉय कर दें, ये एक ही हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये आप पे बम गिराते रहेंगे और उसका जो नुकसान होता रहेगा वो नॉर्दर्न बेल्ट को होता रहेगा और आप खामोश रहेंगे क्योंकि सेंटर को तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, सेंटर का तो कोई नुकसान नहीं ना हो रहा। खुदा का खौफ खाएं, नॉर्दर्न बेल्ट के बारे में कुछ सोचें। उनकी माएँ जो दूसरे दिन अपने बच्चों की लाशें उठाती हैं ना, उन पे थोड़ा सा रहम करें और उनको सख्त हाथों के साथ इन लोगों के साथ निपटें। ये कभी भी अच्छे नहीं हो सकते आपके लिए जब तक आप इनके साथ सख्त हाथों के साथ नहीं निपटेंगे। और खुदारा ये जो बड़े बड़े लीडर्स बैठे हुए हैं ना, जो गुड और बैड तालिबान का कॉन्सेप्ट हमें समझा रहे हैं कि जो अफगान तालिबान है वो अच्छे तालिबान है और जो पाकिस्तान के अंदर टीटीपी है ये बैड तालिबान है, ये सब एक ही हैं, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। प्लीज़ आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा बेहतर कर लें, आप थोड़ा सा पॉलिटिकली और रैशनली सोचा करें, ऐसे अफगान तालिबान को प्रेज़ ना किया करें, आपसे ये दरख्वास्त है। और जो ये पश्तून अवाम है ना और जो नॉर्दर्न बेल्ट है, इन पे थोड़ा सा रहम करें, इनको एटलीस्ट जो इनका फंडामेंटल राइट है ना, इनका ज़िंदगी का हक इनको दिया जाए। उस ज़िंदगी का हक देने में जो रियासत है वो सबसे इम्पोर्टेंट किरदार अदा करेगी। थैंक यू।